फर्स्ट हेडलाइन है आज की समस्थानिक। समस्थानिक ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। या फिर एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है, वे समस्थानिक कहलाते हैं। ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। द्रव्यमान संख्या से तात्पर्य परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान संख्या परमाणु द्रव्यमान जिसे एटॉमिक मास, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक के उदाहरण होंगे जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। प्रोटियम जिसे सामान्य हाइड्रोजन कहा जाता है 1H1, एक होता है 1H2 और तीसरा होता है 1H3। अर्थात इनका परमाणु क्रमांक तो समान, परमाणु क्रमांक तीनों का एक ही है लेकिन परमाणु द्रव्यमान तीनों का अलग अलग है। पहले वाले हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, दूसरे नंबर वाले हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 2 और तीसरे वाले हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 3। अर्थात परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, जबकि परमाणु क्रमांक समान होता है तो वे समस्थानिक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के समस्थानिक देख लेते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक हाइड्रोजन के समस्थानिक 1H1, इसे कहा जाता है प्रोटियम। हाइड्रोजन सामान्य हाइड्रोजन प्रोटियम ही है। दूसरा होता है 1H2, इसे कहा जाता है ड्यूटेरियम। जिसे D2 के नाम से जाना जाता है। थर्ड नंबर है ट्राइटियम 1H3 ट्राइटियम। T3 शॉर्ट कोड। D2 का अर्थ है कि परमाणु द्रव्यमान 2 और T3 का अर्थ है ट्राइटियम है लेकिन परमाणु द्रव्यमान 3 है। हाइड्रोजन को 1H1 से ही प्रदर्शित किया जाता है। D2O ड्यूटेरियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो D2O का निर्माण करता है और वह D2O भारी जल कहलाता है। और प्रकृति में 1H3 अर्थात ट्राइटियम बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। प्रकृति में प्रचुर मात्रा अर्थात बहुत ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन जिसे प्रोटियम कहा जाता है। सेकेंड उसका समस्थानिक 1H2 ड्यूटेरियम जो
कम पाया जाता है, परंतु ट्राइटियम प्रकृति में बहुत ही न्यूनतम मात्रा में पाया जाता है। कार्बन के समस्थानिक, कार्बन के समस्थानिक जैसे C612 और C614 सामान्य कार्बन है और ये C614 कार्बन का समस्थानिक है। तो कार्बन के समस्थानिक का उपयोग कार्बन डेंटिंग विधि में किया जाता है, अर्थात जो जीवाश्म पाए जाते हैं, विभिन्न खुदाई से प्राप्त अवशेष होते हैं, उन अवशेषों की आयु के बारे में पता लगाना, ये कौन से काल के हैं, उस काल का पता लगाने के लिए कार्बन की इसी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, जिसे कार्बन डेंटिंग विधि में प्रयोग में लिया जाता है। क्लोरीन के समस्थानिक, क्लोरीन के समस्थानिक होते हैं Cl1735 और Cl1737। अब इसकी लब्धि होती है लगभग 75%, तो प्रकृति में Cl35 के रूप में पाया जाता है और लगभग 25% ये Cl37 के रूप में पाया जाता है। अर्थात लगभग 75% जो क्लोरीन होता है उसका परमाणु द्रव्यमान 35 होता है और लगभग 25% क्लोरीन वायु प्रकृति में 37 परमाणु द्रव्यमान वाली पाई जाती है। तो ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हमने पढ़े, कार्बन के समस्थानिक पढ़े और क्लोरीन के समस्थानिक भी हमने स्पष्ट किए हैं। प्रकृति में क्लोरीन समस्थानिक के रूप में पाई जाती है। समस्थानिक रूप में पाई जाती है, जिनका प्रतिशत अनुपात जिनका प्रतिशत अनुपात 3:1 होता है। अर्थात क्लोरीन 1735 जिसका परमाणु क्रमांक तो समान रहेगा, लेकिन परमाणु भार अलग अलग है, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है। तो 35 वाले द्रव्यमान वाले का अनुपात 3 और 37 वाले का अनुपात 1 होता है। समस्थानिक का सम्मिलित या औसत भार औसत परमाणु द्रव्यमान। अगर कोई तत्व प्रकृति में समस्थानिक के रूप में विद्यमान होता है और वास्तव में वो समस्थानिक के रूप में ही पाया जाता है, तो उनका द्रव्यमान एक औसत द्रव्यमान के रूप में ज्ञात किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है C1735, तो 35 परमाणु क्रमांक वाले का अनुपात होता है 3 और 37 वाले का अनुपात होता है 1, क्योंकि टोटल परमाणु लिए गए हैं, उन परमाणु की संख्या है 4। 3 35 वाले और 1 लिया है 37 वाला, इसलिए हमने 4 से विभाजन करेंगे। 35 को 3 से गुणा करने पर 105 प्लस 37 एकम 37, 105 और 37 होते हैं 142 बराबर 142 बटा 4। 35 बार तो 140 में चला गया, बचेगा 2।
2 बचेगा तो 2 में 4 का भाग 0.5 बार अर्थात 35.5। इसी कारण क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5 लिया जाता है। वास्तव में इसमें इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की संख्या दशमलव में नहीं होती है। यदि किसी परमाणु का द्रव्यमान दशमलव में दिया गया है तो उसमें इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या दशमलव में न होकर वो उसके समस्थानिक का औसत परमाणु द्रव्यमान होता है। समस्थानिकों के अनुप्रयोग। समस्थानिकों के अनुप्रयोग अर्थात समस्थानिकों का दैनिक जीवन में क्या काम लिया जाता है, उस काम को हम स्पष्ट करेंगे। तो जब कभी हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है, गलगंड रोग उत्पन्न हो जाता है और हमारी थायराइड ग्रंथि फूलने लगती है और गला फूलकर लटक जाता है, तो थायराइड के उपचार में क्लोरीन के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। जब गला फूलकर लटक जाता है तो उस रोग के उपचार में, थायराइड रोग के उपचार में क्लोरीन के समस्थानिकों का प्रयोग किया जाता है। थायराइड में प्रयुक्त होने वाली गोलियां क्लोरीन के समस्थानिक ही होते हैं। यूरेनियम का एक समस्थानिक होता है जिसका उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिन्हें कम तापमान पर पिघलाना संभव नहीं होता है, अतः उन्हें पिघलाने के लिए जिस भट्टी का प्रयोग किया जाता है उस भट्टी में यूरेनियम नामक खनिज या तत्व के ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, जिससे अत्यंत अधिक या बहुत ही अधिक ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। कैंसर के उपचार में भी कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 लिखते हैं हम। गलगंड या घेंघा रोग में घेंघा रोग के उपचार में गलगंड या घेंघा रोग के उपचार में क्लोरीन के समस्थानिकों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, यूरेनियम का उपयोग। यूरेनियम, इसे यू से प्रदर्शित किया जाता है, के समस्थानिकों का उपयोग परमाणु भट्टी में बार-बार आपकी वीडियो अटक रही है। परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। नंबर 3, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। कोबाल्ट होता है CO। अगर C और O दोनों बराबर हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड कहलाती है। C
कैपिटल लेटर में और O यदि स्मॉल लेटर में होता है तो कोबाल्ट कहलाता है। कोबाल्ट के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार दैनिक जीवन में ये समस्थानिकों के अनुप्रयोग होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा समभारिक आइसोबार। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान तो अलग अलग होते हैं परंतु उनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, समभारिक कहलाते हैं। समभारिक का सीधा अर्थ है समान भार। ऐसे तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग परंतु परमाणु द्रव्यमान समान होता है। समभारिक कहलाते हैं। उदाहरण लिखें समभारिक के लिए। कैल्शियम, कैल्शियम और आर्गन। कैल्शियम और आर्गन एक दूसरे के समभारिक होते हैं। कैल्शियम के लिए परमाणु क्रमांक 20 और परमाणु द्रव्यमान 40। आर्गन के लिए परमाणु क्रमांक 18 और परमाणु द्रव्यमान 40। अर्थात इनमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या अलग अलग है और न्यूट्रॉन की संख्या भी अलग अलग है, परंतु दोनों का परमाणु द्रव्यमान समान है। दोनों का परमाणु भार समान है। परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान समान होने के कारण ये समभारिक कहलाते हैं। समभारिकों में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का योग, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग समान होता है। संभारिक कन्फर्मेशन हो गई। अब पाठगत प्रश्न है पेज नंबर 60 पर। पाठगत प्रश्न पेज 60 पर। पहला प्रश्न है चिन्ह H, T, D और T के लिए प्रत्येक में पाए जाने वाले 3 अवपरमाणु कणों को सारणीबद्ध कीजिए। सर आप
अच्छा आप नहीं दिख रहा आप। चिन्ह एच डी और टी के लिए प्रत्येक में पाए जाने वाले 3 अवपरमाणु के कणों को सारणीबद्ध कीजिए। एच डी और टी। प्रश्न नंबर 1, हाइड्रोजन जिसे H से प्रदर्शित करते हैं। नंबर 2, ड्यूटेरियम जिसे D से प्रदर्शित करते हैं। और थर्ड नंबर, ट्राइटियम इसे T से प्रदर्शित करते हैं। पहले है हमारे पास इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बाद में हम लिखेंगे प्रोटॉन के बारे में, और उसके बाद में है न्यूट्रॉन। तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, ड्यूटेरियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 और ट्राइटियम में भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन की संख्या भी 1, ड्यूटेरियम में 1 और ट्राइटियम में भी 1। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या हाइड्रोजन में नहीं होती है। ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन की संख्या 1 होती है और ट्राइटियम में न्यूट्रॉन 2 होते हैं। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो हाइड्रोजन में 1 और 0 अर्थात हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 ही होता है। ड्यूटेरियम का द्रव्यमान, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 1 1 है, अतः ड्यूटेरियम का द्रव्यमान 2 होता है। और ट्राइटियम में 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होने के कारण इसका द्रव्यमान 3 यूनिफाइड होता है। पाठगत प्रश्न नंबर 2 है, समस्थानिक और समभारी के किसी एक युग्म का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। समस्थानिक का युग्म। समस्थानिक का युग्म C16H12 और C6H14 दोनों कार्बन के समस्थानिक होंगे। इलेक्ट्रॉन विन्यास। कार्बन के दोनों समस्थानिक का परमाणु क्रमांक तो समान है, अतः इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 2 और 4, अर्थात पहले वाले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाले कोष में 4 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह हमें ऑक्सीजन वाला एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। ऑक्सीजन के लिए O8 16 और O8 18, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 और 6। समभारिका युग्म। समभारिक के युग्म के लिए हम लेते हैं AR1840 और CA2040, अर्थात दोनों का परमाणु क्रमांक तो अलग अलग है लेकिन परमाणु द्रव्यमान समान है। AR का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और तीसरे वाले कोष में भी 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 18, 2 और 8 10, 10 और 8 18। इसके अलावा Ca यानी कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास। Ca का इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 2 8 8, 2 और 8 10, 10 और 8
18 और 2 20, 2 8 8 2। अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं हमें, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। अभ्यास प्रश्न नंबर 1। अभ्यास प्रश्न, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना। एक तरफ डाल देते हैं हम इलेक्ट्रॉन, पहले डाल देते हैं हम गुण। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और तीसरा होगा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के प्रतीक। गुण नंबर 1, प्रतीक। इलेक्ट्रॉन को ई से प्रदर्शित करते हैं या फिर E-1 0, अर्थात इसमें न्यूट्रॉन की संख्या पाई नहीं जाती है, या फिर इससे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा है प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन को P से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि प्रोटॉन धनावेशित होता है तो इसे 1H1 से भी प्रदर्शित किया जा सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है। दूसरा है, अगला है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन को N से प्रदर्शित करते हैं और या फिर इसे 0N1 अर्थात न्यूट्रल से प्रदर्शित करेंगे। अब इनके खोजकर्ता, इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता थे जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोजकर्ता गोल्डस्टीन। और इसकी खोजकर्ता रदरफोर्ड को भी माना जाता है। वैसे खोज वास्तव में गोल्डस्टीन ने की थी और इलेक्ट्रोटॉन नाम रदरफोर्ड ने दिया था। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज में जेम्स चैडविक। आवेश नंबर 3, आवेश। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश पाया जाता है या फिर हम कहें ऋणावेश। प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश पाया जाता है जिसे हम कहें धनावेश अर्थात पॉजिटिव, और ये होता है उदासीन। अर्थात इस पर कोई आवेश नहीं पाया जाता है, आवेश की मात्रा इसमें 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं। जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में जब हमने पढ़ा था, उसकी कमियां भी पढ़ी थी, उसकी सीमाएं जो थी वो वहां हमने कंफर्म की थी। जरूर वहां से हम पुनः स्पष्ट कर पाएंगे। नंबर 3 क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं थी। रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल हमने पढ़ा था, उन्होंने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया था। उस प्रयोग के दौरान हमने रदरफोर्ड की सीमाएं या फिर कमियां वहां स्पष्ट की थी। उन कमियों को हम स्पष्ट कर देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। नील्स बोर ने वैज्ञानिक संकल्पनाओं के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु का एक प्रतिरूप स्थापित किया था। इस प्रतिरूप के आधार पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि परमाणु में व्यवस्थित इलेक्ट्रॉन अपनी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें कक्षीय कोश या विविक्त कक्षाएं कहते हैं। इन्हें KLMN से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम स्पष्ट कर चुके थे। अध्याय में दिए गए सभी परमाणु मॉडलों की तुलना कीजिए। अध्याय में हमें 3 परमाणु मॉडल दिए गए हैं, थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और बोर का परमाणु मॉडल। प्रश्न नंबर 5, परमाणु मॉडल की तुलना। तीन परमाणु मॉडल हैं, उन 3 परमाणु मॉडलों की आपस में हम तुलना करते हैं। थॉमसन का परमाणु मॉडल, दूसरा है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, और थर्ड नंबर बोर का परमाणु मॉडल। तीनों मॉडल में इलेक्ट्रॉन की गति या इलेक्ट्रॉन का चक्रण या इलेक्ट्रॉन की स्थिति और प्रोटॉन अर्थात धनावेशित भाग की स्थिति, ये तीनों मॉडल में हमें केवल यही स्पष्ट किया गया है। तो हम धनावेश की स्थिति, धनावेश जिसे हम कहेंगे प्रोटॉन की स्थिति, जे थॉमसन ने अपना जो प्लम पुडिंग सिद्धांत या क्रिसमस केक का उदाहरण दिया था, उसके अनुसार बताया था कि परमाणु एक धनावेशित गोला होता है। धनावेश की स्थिति तो इसमें थॉमसन ने बताया कि परमाणु एक धनावेशित गोला होता है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल, तो रदरफोर्ड ने बताया कि धनावेश परमाणु के केंद्र में, उन्होंने जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया था उसमें नाभिक से जब अल्फा कण टकराए थे तो वापस विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित हो गए थे। धनावेश परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। और बोर का परमाणु मॉडल था, उस बोर के परमाणु मॉडल में भी यही था कि धनावेश परमाणु के केंद्र में ही स्थित होता है। धनावेश परमाणु के केंद्र नाभिक में स्थित होता है। दूसरा पैरामीटर था ऋणावेश की स्थिति। ऋणावेश जिसे हम इलेक्ट्रॉन नाम देते हैं। ऋणावेश इलेक्ट्रॉन की स्थिति। थॉमसन ने बताया कि इलेक्ट्रॉन परमाणु में बिखरे होते हैं। परमाणु के अंदर
बिखरे होते हैं। रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक को घेरे रहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक को घेरे रहते हैं। और ये नील्स बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में घूमते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, पहले 18 तत्वों में विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन वितरण के नियम को समझाइए या लिखिए। पहले 18 तत्वों में इलेक्ट्रॉन के वितरण के नियम के लिए बोर तथा बरी ने जो सिद्धांत दिया था उसके अनुसार था कि 2n² वाले सूत्र के अनुसार अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या भर। प्रश्न नंबर 7, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण देते हुए संयोजकता की परिभाषा दीजिए। प्रश्न नंबर 7 को हल करते हैं। सिलिकॉन Si का परमाणु क्रमांक सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है 14। इलेक्ट्रॉन विन्यास इलेक्ट्रॉन विन्यास इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 और 2 10, बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष में है। अतः यह अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है या फिर 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है। क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऋणावेश आएगा और 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो इस पर धनावेश होगा। तो कार्बन और कार्बन सिलिकॉन एक समान गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। अतः इसकी संयोजकता धनात्मक में 4 होती है। सिलिकॉन चार इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्याग सकता है। अतः इसकी संयोजकता चार होती है। दूसरा इसमें उदाहरण लेना है हमें ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन O का परमाणु क्रमांक, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 16। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास ऑक्सीजन के लिए इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8, अर्थात दूसरे कोष तक 8 और 2 10 हो गए। बाकी बचे 6 इलेक्ट्रॉन जो तीसरे कोष में चले जाते हैं। किसी भी तत्व को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन आवश्यक होते हैं।
इसके लिए या तो वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए या तो ये बाह्यतम कोश के 6 इलेक्ट्रॉन त्याग दे और ये अपना हिस्सा तो ग्रहण कर ले, या फिर बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए यह 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन त्यागना संभव नहीं है, उसकी तुलना में 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आसान होगा। 6 की तुलना में 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना या त्यागना आसान होगा, इस कारण यह 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। ऑक्सीजन अष्टक पूर्ण करने के लिए ऑक्सीजन अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अतः इसकी संयोजकता 2 होती है। अतः संयोजकता 2 होती है। तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 और सिलिकॉन की संयोजकता 4 होती है।